हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज हम स्टार्ट करेंगे आपका लेक्चर नंबर 2 एमएससी फाइनल एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, रिवीजन क्लास है आपकी। इससे पहले भी हम लेक्चर नंबर 1 ले चुके हैं। उसमें हमने आपको स्कैटरिंग के बारे में बताया था कि स्कैटरिंग होती क्या है, डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन होता क्या है, टोटल डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन कैसे कैलकुलेट किया जाता है, यहाँ तक किया था। ठीक है, एक सॉलिड एंगल था, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया था। अब यहाँ पे देखिए पार्शियल वेव एनालिसिस मेथड, ये एक मेथड होता है, एक इंपॉर्टेंट मेथड है। किसके लिए? लो एनर्जी के लिए आप कैलकुलेट करते हो इसको, स्कैटरिंग प्रॉब्लम को यहाँ पे सॉल्व करते हो आप। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से। तो क्वेश्चन आपको एग्जाम में ऐसा दिखाई देगा कि डिड्यूस द सॉल्यूशन ऑफ स्कैटरिंग प्रॉब्लम यूजिंग मेथड ऑफ पार्शियल वेव फॉर लो एनर्जी। ठीक है, इस टाइप से। तो इसके सॉल्यूशन की तरफ जब हम चलते हैं तो सबसे पहले हेडिंग आपको यही डालना है कि पार्शियल वेव एनालिसिस मेथड। तो इसको लिख लो आप, पार्शियल वेव एनालिसिस मेथड। मैंने ऐसे लिख दिया, आप पूरा कंप्लीट लिखोगे एग्जाम में। ठीक है सॉरी। इसमें लिखिए आप कि द वैल्यू ऑफ डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन and hence the total cross section can be determined by partial wave method। ठीक है, the value of differential cross section and hence the total cross section can be determined by partial wave method। इस partial wave method के उपयोग से या एप्लीकेबल है ये इनको कैलकुलेट करने के लिए, डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन और क्या आपका टोटल क्रॉस सेक्शन। ठीक है, इनकी वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट लिखिए कि इट इज ए मैथमेटिकल टेक्निक to estimate the differential, यहाँ तक दिखाई दे रहा है ना, डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन सिग्मा थीटा कॉमा फाई, सिग्मा थीटा कॉमा पाई, जो कि आपका डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन है। इसको आप सिग्मा थीटा फाई से भी रिप्रेजेंट करते हो। वाई एज्यूमिंग, मतलब आप मान के चलो डेट दी, इसको मैं रब कर देता हूँ भाई, है ना। क्वेश्चन आपने कर लिया होगा, एक बार स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, है ना। तो इसको मैं रब कर देता हूँ, यहाँ तक कर लिया ना आपने। डेट दी पोटेंशियल ऑफर्ड वाई टारगेट, ऑफर्ड वाई टारगेट यू ऑफ आर। ये आपको यहाँ पे पोटेंशियल दिया है भाई, है ना। u ऑफ आर, टारगेट जो पोटेंशियल लिया है u ऑफ आर बराबर यहाँ पे दे रखा है आपको 0। ठीक है, ये पोटेंशियल कौन सी वाली कंडीशन पे दे रखा है ये? एट, जब आप r टेंड्स टू क्या करते हो, इनफाइनाइट करते हो, मतलब जो रेंज है वो इनफाइनाइट पहुंच जाती है, तो पोटेंशियल क्या मिल जाता है आपको? 0 मिल जाता है। ठीक है, एंड दी इनकमिंग एंड आउटगोइंग, इनकमिंग एंड आउटगोइंग, कॉल की बात नहीं कर रहा, वेव की बात कर रहा हूँ। ठीक है आउटगोइंग वेव treated एज ए प्लेन वेव, एज आप मान के चल सकते हो इसको प्लेन वेव में, है ना, प्लेन वेव।
यहाँ तक हो गया आपका ये काम, है ना। सबसे पहले देखिए एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, कभी आप पार्शियल एनालिसिस मेथड को जब यूज करोगे तो वो लो एनर्जी के लिए करोगे, लो एनर्जी के लिए करोगे, और ये एप्लीकेबल किस में हुआ, जब आप स्कैटरिंग प्रॉब्लम को कैलकुलेट करोगे, है ना। तो उसी में हम पार्शियल वेव मेथड के बारे में बात करें तो आप डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन को ऑलरेडी जानते हो, यदि पिछला लेक्चर से आपने लिया है। टोटल क्रॉस सेक्शन को आप जानते हो। इनकी वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए कैन भी डिटरमाइन कर सकते हो आप किसके सहायता से, बाई पार्शियल वेव मेथड की सहायता से, ठीक है। इट इज ए मैथमेटिकल टेक्निक, ये कुछ नहीं, दिस इज नथिंग बट ए मैथमेटिकल टेक्निक। ये क्या है, मैथमेटिकल टेक्निक है टू एस्टिमेट द डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन, सिग्मा थीटा फाई से रिप्रेजेंट करते हैं ना डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन को, बाई एज्यूमिंग डेट, आप मान के चलो डेट की द पोटेंशियल ऊपर कर रहे हो भाई, टारगेट यू ऑफ आर बराबर 0, कब, एट आर टेंड्स टू इनफाइनाइट, एंड द इनकमिंग एंड आउटगोइंग जो वेव है, जो आने वाली वेव है और जाने वाली वेव है, उसको आप ट्रीटेड कर सकते हो, मतलब आपको मान सकते हो जैसे कि प्लेन वेव है। कैसी मान सकते हो आप इसको, ट्रीट कर सकते हो प्लेन वेव की तरह, ठीक है। यहाँ तक आप कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये मैं रफ डाउन कर देता हूँ इसको। यहाँ तक समझ में आया ना। अभी तक पार्शियल वेव मेथड के बारे में पता चल गया ना, लो एनर्जी के लिए है, स्कैटरिंग प्रॉब्लम के लिए है, बस। यहाँ पे लिखिए अब आगे कि लेट, अब देखिए साई इंसिडेंट एंड साई स्कैटर्ड। साई इंसिडेंट है, जो इनकमिंग जो वेव है उसको साई इंसिडेंट कह रहे हो आप, एंड साई स्कैटर्ड मतलब प्रकीर्णित होने के बाद, जो स्कैटर्ड होने के बाद जो वेव है उसको कहते हो आप साई स्कैटर्ड, ठीक है। तो साई इंसिडेंट एंड साई स्कैटर्ड कैन बी ऑब्टेन मतलब प्राप्त करना, बाई किसके द्वारा, श्रोडिंगर इक्वेशन, इसका तो नाम ही सुना होगा, श्रोडिंगर इक्वेशन। श्रोडिंगर ने तो दी थी 1926 में, 1926 में, क्या, वेव किसके लिए, जब क्वांटम था, ठीक है। क्लासिकल था पहले तो आपके पास 1900 पहले, बाद में क्या आया था, क्वांटम आया था। तो किसी भी पार्टिकल की पोजीशन को बताने के लिए क्या है, साई का ही तो, इसने श्रोडिंगर ने तो ये वेव फंक्शन दिया था साई, जिसको आप वेव फंक्शन कहते हो, स्टेट फंक्शन कहते हो, अवस्था फलन कहते हो, तरंग फलन कहते हो, तो यही तो था श्रोडिंगर भाई साहब। तो इन्होंने तो इसको कैलकुलेट करना बताया। तो इन्होंने श्रोडिंगर इक्वेशन ने क्या दी थी, श्रोडिंगर ने क्या दी थी, एक इक्वेशन दी थी। तो लिख लो कि विच आर श्रोडिंगर इक्वेशंस, श्रोडिंगर विच आर, अब ये किस किस के लिए वो देख लो, इंसिडेंट एंड स्कैटर्ड, इंसिडेंट एंड स्कैटर्ड वेव फंक्शन। कौन से फंक्शन है ये, इंसिडेंट है और स्कैटर्ड वेव फंक्शन है, रेस्पेक्टिवली लिख लो, क्रमशः, रेस्पेक्टिवली, ठीक है भाई, रेस्पेक्टिवली मतलब क्रमशः, ठीक है। दो अपने पास वेव फंक्शन हो गए, साई इंसिडेंट हो गया, साई स्कैटर्ड हो गया। अब आप तरंग समीकरण को कैसे लिखते हो, जो वेव इक्वेशंस है वो उसको कैसे लिखते हो, अकॉर्डिंग टू द श्रोडिंगर के हिसाब से, ठीक है। तो ये आपने पढ़ा होगा भाई बीएससी में आप यहाँ तक पढ़ के आए हो, प्लस 2 म्यू अपॉन एच कट स्क्वायर, यहाँ पे एनर्जी की टर्म आएगी ई, माइनस यहाँ पर कोई पोटेंशियल जो दिया है, जैसे कि ये दिया है यू ऑफ आर, ओके, और यहाँ पे आपका साइन जो वेव फंक्शन से मल्टीप्लाई करके 0। यही तो पढ़ते हो ना 3D में कि डेल टू साइन है प्लस 2 म्यू अपॉन एच कट स्क्वायर ई माइनस यू ऑफ आर, पोटेंशियल है ना, ये एनर्जी में से घटाते हो पोटेंशियल को, और साई बराबर 0, यही तो है। अब देखिए यहाँ जो म्यू है ना, म्यू ये ऐसे लिख लो, हेयर म्यू है जिसको आप बोलते हो रिड्यूस्ड मास, रिड्यूसेस मास, ये रिड्यूस मास है, जिसको आप ऐसे भी तो लिखते हो कि म्यू बराबर मास ऑफ प्रोजेक्टाइल, मास ऑफ टारगेट अपॉन में मास ऑफ प्रोजेक्टाइल प्लस
मास ऑफ टारगेट, दो ही तो है, एक तो प्रोजेक्टाइल है एक टारगेट है। ये प्रोजेक्टाइल ये टारगेट से क्या करती है, टारगेट से क्या करती है भाई, कोलिड करती है, संघट्ट करती है, टक्कर करती है, ठीक है वही। तो उसी के बाद तो स्केटरिंग की जो भी कंडीशन है वो फॉलो होंगी, वही बात है, ठीक है। तो मास ऑफ, यदि म्यू यहाँ पर दे रखा है तो ये क्या है भाई, मास ऑफ प्रोजेक्टाइल मास ऑफ टारगेट अपॉन में मास ऑफ प्रोजेक्टाइल और प्लस में मास ऑफ टारगेट, यहाँ तक आप कर सकते हो। और यू ऑफ आर क्या है, पोटेंशियल है, ये भी लिख लो, यू ऑफ आर क्या है यहाँ पे, ये लिख लो पोटेंशियल है, ठीक है। और कुछ भी बताऊँ, ये साइन क्या है वेव फंक्शन, अवस्था फलन, स्टेट फंक्शन, ठीक है। एच कट क्या है, प्लांक, ये क्या है, ड्रैग कांस्टेंट है एच कट। और खाली एच, यही तो बोलते हो देखो, एच कट बराबर एच अपॉन 2 पाई ऐसा लिखते हो। एच क्या है, प्लांक नियतांक है, जिसका मान क्या होता है 6.62 इंटू 10⁻³ जूल सेकेंड। और एच कट क्या होता है, ड्रैग कांस्टेंट होता है, या प्लांक में परिवर्तन भी कह सकते हो इसको, ठीक है, चेंज इन प्लांक। तो प्लांक में परिवर्तन भी इसको बोल सकते हो, जिसकी एच कट की डायरेक्ट वैल्यू यदि हम एच में हम 2 पाई का डिवाइड लगाएंगे तो 1.054 इंटू 10⁻³ जूल सेकंड, यही आपको मिलेगा, ठीक है। वो आप देख लेना यार, ये छोटी छोटी बातें हैं, ठीक है। आप एडवांस लेवल में पढ़ रहे हो और वो भी एमएससी फाइनल, फिजिक्स का कोई छोर ही नहीं है, करो यहाँ तक कर लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसको आप समीकरण नंबर 1 के नाम से दे दो, इसको दे दो भाई 1, है ना। यहाँ तक हम रब कर देते हैं, यहाँ तक समझ में तो आया, ठीक है। देखो दोस्तों के लिए भेज दिया करो, यदि आपको ये क्लास कहीं से भी मिलती है तो आप दोस्तों के लिए शेयर कीजिए, ठीक है, जिससे कि हम और बेहतरीन आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराएंगे लेक्चर सीरीज जितना हमसे हो सकेगा, ठीक है। बोर्ड भी हम चेंज करेंगे, अभी थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा है, टाइम मिलेगा उस हिसाब से हम कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आपने कर लिया ना, ये आपने पूरा कंप्लीट समीकरण नंबर 1। अब आप लिखो इफ दी पोटेंशियल, ये लिख लीजिए इफ दी पोटेंशियल, यदि आपके पास जो पोटेंशियल है वो क्या हो जाए भाई, इज 0, वो क्या हो जाए, पोटेंशियल आपने ये क्या कर दिया, 0 कर दिया। कब करोगे इसको 0, जब r टेंड्स टू क्या है, इनफाइनाइट, यही तो लिखाया था ना आपको। अभी देखो कॉपी पलट के देखो जो मैंने लिखाया था यहाँ पे, u ऑफ r, यही तो मैंने 0 के बराबर किया था। कब 0 होगा, जब r टेंड्स टू इनफाइनाइट रेंज पहुंच जाएगी, ठीक है। तब हम श्रोडिंगर इक्वेशंस को कैसे लिख सकते हैं, तो इसमें लिख लो देन श्रोडिंगर इक्वेशन बिकम्स, क्या बन जाएगी, ये चेंज हो जाएगी ना, बिकम्स क्या हो जाएगी, देखिए यहाँ पर ये हो जाएगी del 2 साइन प्लस 2 म्यू अपॉन एच कट स्क्वायर, ये तो 0 हो गया, इसकी जगह 0 तो खाली क्या बचेगा, ई साइन 2me, ठीक है ना, 2me, और यहाँ पे क्या बन जाएगा साइन और बराबर 0, ये बन जाएगा। अब आप एक मान के चलते हो, यहाँ पर आप मान के चलते हो कि लेट नान पे माना, लेट माने हो जाए, माना कि के स्क्वायर बराबर आप मानते हो 2μe अपॉन में एच कट का स्क्वायर। तो इस वाली समीकरण को कैसे लिख दूंगा अब मैं, देखो इस वाली समीकरण को ऐसे लिख दोगे आप कि del 2 क्या है, साइन है, प्लस में यहाँ पर क्या है, के स्क्वायर। तो इसको मैं डायरेक्ट लिख दूँ, देखो यहाँ पर क्या है, डेल स्क्वायर है, ठीक है, प्लस इस 2μe अपॉन एच कट स्क्वायर की जगह के स्क्वायर, और दोनों में से साइन क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, और बराबर में क्या आ जाएगा, 0। इसको समीकरण नंबर नाम दो दूसरा, ठीक है, दूसरा, ठीक, यहाँ तक कीजिए। अब आपके पास पहली समीकरण हो गई, एक दूसरी समीकरण ये हो गई है, ठीक है। बेहर जहाँ आपने ये माना है कि के, इसको बेहर कर लो, बेहर के स्क्वायर बराबर आपने क्या माना, बेहर के स्क्वायर बराबर 2μe अपॉन एच कट स्क्वायर, ठीक है। संचरण नियतांक बोलते हैं इसको, प्रोपोगेशन कांस्टेंट, है ना, ठीक है, यहाँ तक। तो इसके बाद आप क्या करोगे, इफ इंसिडेंट वेव, आगे लिखो, ये मैं रब कर देता हूँ पूरा कंप्लीट अब, ठीक है। इक्वेशंस को आप याद रखना एक बार कंप्लीट, पहला और दूसरा इक्वेशंस आपको पता होना चाहिए, ठीक है।
मुझे तो याद है, आप देख लो, आपको भी याद हो जाएंगे धीरे धीरे, ठीक है। अब आप लिखो इफ यदि इंसिडेंट वेव कमिंग फ्रॉम, कहाँ से आता है ये, इनफाइनाइट से आता है, और कौन सी डायरेक्शन में, इनफाइनाइट, कमिंग फॉर इनफाइनाइट, और प्रोपोगेट किस में होगा, एंड प्रोपेगेट इन जेड डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन में हुआ है, जेड डायरेक्शन में। इंसिडेंट वेव कमिंग आती है कहाँ से, इनफाइनाइट से, एंड प्रोपेगेट हो जाती है जेड डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसके लिए हम जो डेल स्क्वायर, ये क्या है, ऑपरेटर है आपका, लाप्लासियन ऑपरेटर होता है डेल स्क्वायर, तो ये क्या बनेगा, डेल स्क्वायर अपॉन, यहाँ पे आप कर सकते हो डेल जेड स्क्वायर, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ से आप क्या लिखोगे उस समीकरण को, डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर, और यहाँ पे आपका कौन सा था, वो साइन इंसिडेंट था, और प्लस इस तरीके से लिख सकते हो ना, प्लस यहाँ पर हो जाएगा के स्क्वायर साइन इंसिडेंट बराबर 0। इसको समीकरण नंबर नाम दो तीसरा। तो इक्वेशन जो 3 है, इक्वेशन जो 3 है, इज सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इट्स सॉल्यूशन कैन बी रिटन एज, ठीक है। इक्वेशन 3 क्या है आपका, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस है, और इसका सॉल्यूशन किस तरीके से लिखा जा सकता है वो हम यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है। सॉल्यूशन कैन बी रिटन एज, तो इसका सॉल्यूशन इस टाइप से लिखो आप कि यहाँ पे आ जाएगा साइन इंसिडेंट बराबर क्या बनेगा, एक्सपोनेंशियल आयोटा के जेड, ओके। ये इसको नाम दे दो आप नंबर 4, ठीक है। यहाँ तक कीजिए, समझ में आया ना। इनफाइनाइट से क्या हुआ था, कोई वेव आई थी इंसिडेंट जो कि इनफाइनाइट से आई, और जेड डायरेक्शन में क्या हो गई, प्रोपोगेट हो गई। लाप्लासियन ऑपरेटर जो डेल स्क्वायर था आपका, डेल स्क्वायर अपन डेल जेड स्क्वायर हो गया। यहाँ पर आप इसको रख दोगे इस तरीके से सेकंड में, फ्रॉम इक्वेशन 2, यहाँ पर आप ऐसे भी लिख लो फ्रॉम इक्वेशन 2 से आप इस तरीके से लिख सकते हो। फिर ये जो तीसरी इक्वेशंस आपके पास है, ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस है, सॉल्यूशन को कैसे लिखा जा सकता है, इस टाइप से लिखा जा सकता है। यदि इस टाइप से इक्वेशंस है तो इसका सॉल्यूशन इस टाइप से आप लिखते हो, ठीक है, ठीक है। यहाँ तक कीजिए आप, ये हो जाए आपका कंप्लीट, है ना। अब नेक्स्ट बात हम क्या करेंगे, दूसरी वाली की, अब स्कैटर्ड की बात करेंगे। इंसिडेंट की आपने कर ली, ठीक है। तो आपके पास जो आया है ना थर्ड इक्वेशन, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार कि साइन इंसिडेंट जो आया है वो एक्सपोनेंशियल आयोटा के जेड, आपको ये वाला थर्ड इक्वेशन यहाँ पे मिला था, ठीक है। अब लिखो कि इफ, इसके बाद लिखना है आपको, इफ पोटेंशियल ऑफर्ड बाय द टारगेट इज स्फेरिकल सिमेट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। पोटेंशियल तो पहले ही लिख दिया ना, स्फेरिकल सिमेट्रिक, ऐसा लिख लो कि इफ यदि पोटेंशियल ऑफर्ड करता है बाई द टारगेट इज स्फेरिकल सिमेट्रिक टाइप का है, तो हम जो आर वेक्टर है उसको ऐसा लिख सकते हैं, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले सकते हैं, ठीक है। एंड श्रोडिंगर इक्वेशन बिकम्स, मतलब श्रोडिंगर जो इक्वेशन है उसमें क्या होगा, चेंज होगा, और उसको इस टाइप से लिख सकते हैं, डेल टू साइन प्लस 2 म्यू अपॉन एच कट स्क्वायर। उसकी जगह क्या लिख दोगे आप, के स्क्वायर कर दोगे ना, तो यहाँ पे के स्क्वायर, और यहाँ पोटेंशियल तो आपको लेना ही है यू ऑफ आर, ठीक है। और इसको आप क्या करोगे यहाँ पे साइन और बराबर 0, और साइन को भी फंक्शन किसका मान लोगे आप, आर का, बराबर 0, क्योंकि यहाँ पर स्फेरिकल ले रहे हो ना, तो यहाँ पे भी आप आर कर लो इसको, है ना। तो ऐसा मैं कर देता हूँ यहाँ पे पूरा कंप्लीट कि डेल टू साइन ऑफ आर, ठीक है। ये भाई आर है, ठीक है। देखो सबसे पहले देखो एक बार आप, ठीक,
सबसे पहले देखो, यदि पोटेंशियल को आप ऑफर कर रहे हो बाई टारगेट इज स्पेरिकल सिमेट्रिक टाइप से, तो आर जो है यहाँ पे उसको आप आर मैग्नीट्यूड इस टाइप से ले सकते हो, और श्रोडिंगर इक्वेशन बिकम कैसा हो जाएगा कि डेल टू साई ऑफ आर, ठीक है, फंक्शन ऑफ आर है ना, तो प्लस के स्क्वायर प्लस यू ऑफ आर साई ऑफ आर। के स्क्वायर इसके लिए आया था क्योंकि 2me अपॉन एच कट स्क्वायर, इसको आपने के स्क्वायर माना था, उसकी जगह के स्क्वायर, और पोटेंशियल तो है ही यहाँ पे, तो पोटेंशियल जीरो थोड़ी हुआ है इस वाली कंडीशन में, तो पोटेंशियल को भी आपको लिखना है। तो अब आप इसको नंबर नाम दे दो, नंबर 5 इक्वेशन होगी, कितनी इक्वेशन हो गई आपकी, 1 2 3, इसको नाम दे दो आप 4, ठीक है, 4 इक्वेशन है। तो इक्वेशन 4 इज सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इट्स सॉल्यूशन कैन बी रिटन एज, इसके सॉल्यूशन को लिखा कैसे जा सकता है वो आप लिख लो कि साइन यहाँ पे इसके टेड का सॉल्यूशन चाहिए, तो इसको लिखते हो एफ थीटा कॉमा फाई अपॉन आर एक्सपोनेंशियल आयोटा के आर, ठीक है, इसको वेक्टर में लिखते हो ऐसे के डॉट आर। नंबर 5, ठीक है। देखो इक्वेशन 4 क्या है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन किस तरीके से लिखा जाएगा कि साइन स्केटर्ड है यहाँ पे, क्योंकि हम स्केटर्ड की तो बात कर रहे हैं, जब स्केटर्ड हो जाता है तो इसको आप ऐसे मान सकते हो कि साइन यहाँ पे क्या है, स्केटर्ड है, साइन यहाँ पर क्या है, स्केटर्ड है, ओके। तो साइन स्केटर्ड कैसे ज्ञात करोगे, एफ थीटा फाई अपॉन में आर एक्सपोनेंशियल आयोटा के आर, ये क्या होता है, इसका एम्पलीट्यूड होता है, जिसको आप बोलते हो स्केटरिंग एम्पलीट्यूड। एफ जो थीटा फाई है इसको बोलते हो स्केटरिंग एम्पलीट्यूड, ठीक है। आर क्या, रेडियस हो गई, एक्सपोनेंशियल आयोटा के आर, ये आपका इस टाइप से सॉल्यूशन है। अब आपके पास क्या मिला, साइन इंसिडेंट मिल गया, साइन स्केटर्ड मिल गया, ठीक है, इनकमिंग वाली मिल गई और स्केटर्ड वाली मिल गई है, आउटगोइंग वाली, ठीक है। तो अब देखिए समीकरण 3 और समीकरण 5 को आपको देखना है। इतनी बात होने के बाद में आप लिखो हेयर इंश्योर डैट, हेयर एक सेकेंड, हेयर 1 अपॉन आर, ठीक है। उसमें क्या मिला था आपको, समीकरण नंबर 5, यहाँ पे देख लो एक बार, समीकरण 5 यही था ना कि साई स्केटर्ड बराबर एफ थीटा और क्या था यहाँ पे फाई, और अपॉन में क्या था आर, और यहाँ पे क्या है एक्सपोनेंशियल आयोटा के वेक्टर डॉट आर वेक्टर, इस टाइप से था। तो यहाँ से जो 1 अपॉन आर है इसके बारे में बता रहा हूँ कि हेयर 1 अपॉन आर इंश्योर डेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्केटर्ड पार्टिकल क्रॉसिंग ए सॉलिड एंगल, जो आपका क्या होता है डी ओमेगा, इसको आप कोष्टक में लिख लेना, ठीक है। सॉलिड एंगल क्या है भाई, डी ओमेगा, कल आपको बताया था। डज नॉट, सॉलिड एंगल डज नॉट डिपेंड ऑन रेडियस डिस्टेंस आर, ठीक है। रेडियस डिस्टेंस आर पर ये क्या है, सॉलिड एंगल डज नॉट डिपेंड, ये डिपेंड नहीं करता है ऑन किस पे, रेडियस डिस्टेंस आर पे। हाउएवर इस प्रकार आफ्टर स्केटरिंग the wave function must again have a free particle form, so the final wave
फंक्शन। अब आपको फाइनल वेव फंक्शन लिखना है, तो फाइनल साई फाइनल, ये क्या है, फाइनल वेव फंक्शन है जो कि साई इंसिडेंट प्लस साई जो स्केटर्ड है इनके एडिशन का क्या है, ठीक है, इस टाइप से लिखना है। साई स्केटर्ड क्या है, सम ऑफ क्या है, साई इंसिडेंट और प्लस में साई स्केटर्ड, ये आपको लिखना है, ठीक है। सम ऑफ इंसिडेंट एंड स्केटर्ड वेव फंक्शन इज इक्वल टू साई फाइनल, ठीक है। तो हेयर 1/r इंसर्ट डेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्केटर्ड पार्टिकल जो कि क्रॉसिंग ए इज सॉलिड एंगल डज नॉट डिपेंड करता है रेडियस डिस्टेंस आर पे। इस प्रकार स्केटरिंग ऑफ द वेव फंक्शन मस्ट अगेन ए वे फ्री पार्टिकल फॉर्म। फ्री पार्टिकल की क्या है, फॉर्म में है। तो फाइनल वेव फंक्शन को आपको कैसे लिखना है, ऐसे लिखना है कि साई फाइनल क्या है, साई इंसिडेंट प्लस साई स्केटर्ड है। अब समीकरण 3 और समीकरण 5 से आप जानते हो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 5, इन दोनों इक्वेशन से आप लिख सकते हो कि साई जो फाइनल है वो भाई एक्सपोनेंशियल आयोटा के जेड है और प्लस एफ थीटा फाई अपॉन में आर एक्सपोनेंशियल आयोटा के वेक्टर डॉट आर वेक्टर, इस टाइप से आप लिख सकते हो। और इसको आप इस तरीके से बंद कर लीजिए कोष्टक में, ठीक है। ये आपका एक मोस्ट रिजल्ट आ गया भाई किसका, स्केटरिंग प्रॉब्लम का। ये मैंने पार्शियल वेव एनालिसिस मेथड से ये क्या है कैलकुलेट करना आपको इस टाइप से बता दिया है। इसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में ही, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया तो वीडियो लेक्चर्स को आप लाइक करें, ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर करें। सभी को आप सूचना दे दें कि यहाँ पे क्लासेज आपको फर्दर मिलती रहेंगी। तो धन्यवाद, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।